हाय स्टूडेंट, मैं BS सोलंकी दुष्यंत विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद्यारी बयाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैंने आपके लिए 11th बायोलॉजी का कुछ 11th बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी। कुछ बेसिक जानकारी और ध्यान देंगे बेटा। हम पढ़ रहे हैं 11th बायो, ठीक है, हिंदी मीडियम 11th बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत में आपके लिए एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आपने 10th क्लास के अंदर कभी नाम सुना होगा DNA, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दाना भाई, ठीक है, लेकिन ये दाना भाई अपन फनी टाइप में बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया DNA और एक पढ़ा होगा बेटा आपने RNA, ठीक है। तो जो DNA की आपने जो फुल फॉर्म पढ़ी होगी, तो DNA की जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है बेटा, यानी कि जो DNA होता है, DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बट हमारे जो RNA है, RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तो इनकी फुल फॉर्म की बात हो गई। किसकी बात हो गई? फुल फॉर्म की बात हो गई। तो सीधी सी बात है, अगर DNA की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए, आपसे पूछा जाए किसी से, तो आप क्या बोलोगे? DNA की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर RNA की जो फुल फॉर्म होती है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। इसकी मैं आज आपके लिए डिस्कवरी के बारे में बताता हूँ। डिस्कवरी यानी कि खोज के बारे में। किसके बारे में सर? खोज के बारे में बात करता हूँ। यानी कि जो DNA जो दिया गया है, यानी कि जो DNA जो हम नाम ले रहे हैं, इसकी खोज ही किसने की थी? इसकी खोज ही किसने की थी? तो एक बार क्या हुआ था, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। वो क्या है, एक मार्केट में घूम रहे थे, ठीक है। मार्केट में घूम रहे थे, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसके पैर पर क्या हो रहा था सर? घाव हो रहा था। क्या हो रहा था भैया? यानी कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति का क्या है सर? पैर है, ठीक, ये पैर हो गया भैया, ये व्यक्ति का क्या हो गया? एक पैर है, और इस पैर पर क्या हो रहा था सर? घाव हो रहा था। क्या हो रहा था भैया? घाव। और इस घाव से क्या बह रही थी सर? पस बह रही थी। पस, जिसको हम बोलते हैं बेटा हिंदी में मवाद। क्या बोलते हैं बेटा? मवाद, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हमारे फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने क्या की देखा था कि यानी कि एक व्यक्ति के पैर पर क्या हो रहा था? घाव हो रहा था, और जिससे क्या बह रही थी सर? पस बह रही थी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? यानी मवाद। पस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? मवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मवाद। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया, इस पस को, किसको सर? इस पस को उन्होंने क्या किया? एक डिस्क में ले लिया। किस में ले लिया सर? एक डिस्क में। यानी कि ये क्या ले ली सर? यहाँ से इन्होंने एक डिस्क ले ली, और इस डिस्क के अंतर्गत किसको भर लिया बेटा? मवाद को। किसको भर लिया सर? मवाद को भर लिया। मवाद को भर लाने के बाद में ये क्या करते हैं, इस मवाद को कहाँ पे लेके आ जाते हैं सर? अपनी प्रयोगशाला में। किस में लेकर के आ जाते हैं? अपनी प्रयोगशाला में। ये अपनी प्रयोगशाला के अंतर्गत क्या करते हैं बेटा? ले आते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ उससे पहले, जो मवाद होता है ना, क्या बेटा, जो मवाद होता है वो क्या होती है सर? मृत WBC। क्या होती है सर? मृत WBC को अपन क्या बोलते हैं? मवाद। यानी कि जब WBC क्या हो जाती है सर? मृत हो जाती है, यानी कि मर जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मवाद। तो WBC क्या होते हैं? WBC के बारे में बता देता हूँ। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि इसको बोलते हैं सफेद श्वेत रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं सर WBC को? WBC को बोलते हैं बेटा श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है। यानी कि जो मवाद है, मवाद को उन्होंने क्या बोला?
यानी कि जो मवाद है, मवाद क्या होता है सर, मृत WBC होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं सर, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे बता दूं, यानी कि जो हमारी RBC होती है ना, RBC जो है, RBC क्या है बेटा, RBC होती है आपकी RBC तो होती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं सर, लाल रक्त कणिका बोलते हैं RBC। और दूसरी मैंने अभी आपको बताई थी, एक होती है बेटा आपकी WBC, और WBC को क्या बोलते हैं सर, हमने क्या बोला अभी, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका बोला। और एक होती है बेटा आपकी क्या, प्लेटलेट, प्लेटलेट होती है। क्या होती है बेटा, प्लेटलेट्स होती है, ऐसे लिख दो भले ही, प्लेटलेट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बिंबाणु, बिंबाणु, ठीक है सर, बिंबाणु बोलते हैं भैया। इसको नीचे लिख दो बेटा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बिंबाणु। क्या बोलते हैं सर, बिंबाणु। और इसका दूसरा नाम होता है बेटा थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है बेटा, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। एक बार दोबारा ध्यान से देखोगे, मैंने आपके लिए ये बताया हमारे शरीर के अंतर्गत 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है आपकी RBC जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका बोलते हैं, और दूसरी होती है बेटा WBC जिसको श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, और तीसरी होती है बेटा क्या, प्लेटलेट्स। क्या बेटा, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम, बिंबाणु। क्या बोलते हैं सर, बिंबाणु बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है सर इसको थ्रोम्बोसाइट, और WBC को बोला जाता है सर ल्यूकोसाइट, और जो हमारी RBC होती है उसको बोला जाता है सर एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है सर, एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। क्लियर है। मैंने जो अभी आपके लिए बताया है सिर्फ यही बताया है कि हमारे शरीर के अंतर्गत 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जा रही हैं। पहली तो है RBC, और दूसरी है सर WBC, और तीसरी है सर प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मैंने जो आपके लिए यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति के पैर से जो मवाद बह रही थी तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मृत WBC बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, मृत WBC बोलते हैं। अब एक चीज बता दूं मैं आपके लिए, मृत यानी कि मरती कब है, ठीक है, इसका जीवन काल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैं RBC के जीवन काल की, यानी कि जो RBC जो है, RBC कितने टाइम तक जी पाती है, यानी कि एक RBC की जो कोशिका होती है वो केवल 120 दिन जीती है बेटा। कितने दिन जीती है, यानी कि जो RBC होती है, RBC की जो एक कोशिका है वो 120 दिन जीती है, यानी कि 120 दिन का क्या होता है सर, उसका जीवन काल होता है, ठीक है सर। ऐसे ही में अगर मैं बात करूं आपसे WBC की कोशिका की, तो WBC की जो कोशिका का जो जीवन काल होता है वो 1 to 3 डेज। कितना होता है सर, 1 to 3 डेज होता है। यानी कि जो हमारी WBC है, WBC जो जी पाती है, यानी कि 1 से लेकर के 3 डेज ही जी पाती है, उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। एक चीज बता दूं मैं आपके लिए, जो RBC है और जो WBC है इसका निर्माण होता है बेटा बोन मैरो में, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं सर, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा के अंतर्गत किसका निर्माण होता है बेटा, RBC और WBC का, ठीक है। RBC का जो जीवन काल हो गया वो 120 दिन हो गया, और जो WBC का जीवन काल हो गया वो 1 से लेकर के 3 डेज हो गया। क्लियर है। उसी प्रकार से मैं अगर प्लेटलेट्स की बात करूं, ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 8 to 9 डेज, 8 to 9 डेज। तो इसको बेटा, इस कंसेप्ट को आप पूरी तरीके से क्लियर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन नीट के अंतर्गत कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लेना है। तो याद रखना, जो हमारी WBC होती है,
जो मृत WBC होती है, मृत WBC को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम मवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मवाद बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, कि कब किया था बेटा, 1870 में। कब किया था बेटा, 1870 में इन्होंने क्या किया, इनकी डिस्क के अंतर्गत क्या ले ली बेटा, मवाद को ले लिया। मवाद को लाने के पश्चात कहाँ पे ले आया, वो प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में लाने के बाद में इस डिस्क को प्रयोगशाला में रखा। प्रयोगशाला में रखने के बाद में ये जो मवाद है, इस मवाद से उन्होंने क्या निकाली बेटा, एक कोशिका। क्या निकाली सर, कोशिका निकाली। कोशिका की डिस्कवरी के बारे में मैं लास्ट वीडियो में आपके लिए बता चुका हूँ। यानी कि जो कोशिका की जो खोज की थी, जो मृत कोशिका की खोज की थी, वो कब की थी बेटा, सन 1665 के अंतर्गत। सन 1665 के अंतर्गत बेटा रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। मैंने जब बेटा आपके लिए जब कोशिका के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो तब वहाँ पर मेरे से क्या बोल गया था, रॉबर्ट ब्राउन बोल गया था, जो कि गलत है भैया। तो याद रखना, वो जल्दीबाजी में बोल गया था, तो याद रखोगे कि यानी कि जो हमारी कोशिका है, कोशिका की जो खोज की थी सन 1665 के अंतर्गत, कब किसने की थी बेटा, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी सर, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज की थी सर ल्यूबेने हॉक नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी बेटा, ल्यूबेने हॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी सर, ठीक है। तो इन्होंने क्या निकाली थी, इस पस के अंतर्गत से एक कोशिका निकाल ली। क्या निकाली सर, मान लीजिए जो पस के अंदर से जो कोशिका निकाली, वो क्या हो गई, ये बाहर इस तरीके से निकाल ली, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बता रखा है कि जो प्रत्येक कोशिका होता है, प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत जो मध्य में, प्रत्येक कोशिका के किसमें बेटा, मध्य में क्या पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, केंद्रक। प्रत्येक कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारी किस वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, यानी कि इसके अंतर्गत जो केंद्रक है, केंद्रक के बारे में, इस डिस्कवरी के बारे में मैं बता चुका हूं। जो केंद्रक की खोज की थी वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ट्रेडेस कैंसिया की पत्ती के अंतर्गत भैया, ठीक है, याद रखना। तो जो हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के मध्य में एक क्या पाया जाता है बेटा, केंद्रक पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, किस वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने इस कोशिका के अंतर्गत जो पाया जाने वाला जो केंद्रक था, उस केंद्रक के अंदर से, किसके अंदर से, केंद्रक के अंदर से एक क्या निकाला था सर, एक एलिमेंट्स निकाला। किसके अंदर से निकाला सर, केंद्रक के अंदर से एक एलिमेंट्स निकाला, जिसका उन्होंने क्या नाम दिया सर, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया सर, न्यूक्लिन नाम दिया था। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा क्या दिया गया था बेटा, न्यूक्लिन नाम दिया, ओनली न्यूक्लिन नाम, नॉट न्यूक्लिक एसिड, ओनली इन्होंने क्या दिया था बेटा, न्यूक्लिन नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर से जो कोशिका के अंतर्गत जो केंद्रक पाया जाता है, इस केंद्रक के अंतर्गत से उन्होंने एक क्या निकाला था बेटा, एलिमेंट निकाला, यानी कि क्या निकाला, कोई पदार्थ निकाला। उस पदार्थ का उन्होंने क्या नाम दिया सर, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया था सर, न्यूक्लिन नाम दिया। क्लियर है तो सर, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद में ध्यान देंगे बेटा, उसके बाद में ध्यान देंगे सन 1899 में, सन 1899 में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा, अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इनका लिटमस पेपर परीक्षण के द्वारा, ठीक है, लिटमस पेपर परीक्षण, जो न्यूक्लिन जो पदार्थ लिया गया था, न्यूक्लिन जो पदार्थ है, पदार्थ का नाम क्या है सर, न्यूक्लिन। क्योंकि ये न्यूक्लिन नाम किसने दिया था सर, फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक के द्वारा न्यूक्लिन नाम दिया गया था सर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1899 में इस न्यूक्लिन की, यानी कि जो पदार्थ था, जो न्यूक्लिन है, इसका किसकी पता लगाया, प्रकृति का पता लगाया। इसकी प्रकृति के बारे में उन्होंने क्या प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की, यानी कि इसकी क्या की बेटा, जानकारी, यानी कि प्रकृति के बारे में इन्होंने क्या किया था बेटा, अध्ययन किया था। क्या किया था सर, अध्ययन किया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स को इन्होंने क्या ले रहा था, डिस्क में, ठीक है, डिस्क में लेने की, ध्यान दीजिए एक डिस्क है, इस डिस्क के अंतर्गत ये क्या लेके गए सर, लिटमस पेपर। क्या लेके गए सर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लेके गए।
ठीक है। लिटमस, इसका मतलब सीधी सी बात लैंग्वेज में अगर आपसे बोल दूं कि अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जो पदार्थ जो न्यूक्लिन था उसके अंतर्गत लिटमस पेपर परीक्षण किया। लिटमस पेपर परीक्षण के द्वारा क्या किया था बेटा, उसका अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या देखा, मैं आपकी जिस जगह पे लिटमस पेपर जो होता है ना, आपको पता है लिटमस पेपर क्या करता है, या तो किसका पता लगाता है बेटा, अम्लीयता का, किसका, अम्लीयता का पता लगाएगा, और या किसका पता लगाएगा बेटा, क्षारीयता का, ठीक है। या तो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा, या फिर कैसा होगा, क्षारीय, या फिर पदार्थ कैसा होगा बेटा, उदासीन। कैसा होगा सर, उदासीन होगा। तो सीधी सी बात, लिटमस पेपर के द्वारा पदार्थ की प्रकृति का पता लगाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, लिटमस पेपर को, यानी कि एक चीज बता देता हूं, एक कंसेप्ट और देखोगे, यानी कि जिस जगह पे अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता वाली बात आ जाए तो इसको आप किस तरीके से क्लियर करोगे। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि एक वर्ड होता है बेटा अनिल, क्या नाम होता है सर, अनिल नाम होता है। आंख से मान लीजिए आ, जब हम अनिल को अलग अलग करके लिखते हैं तो आ, और ये हो गया बेटा नी, और ये क्या ना, ठीक है, और ये हो गया बेटा ला, ठीक है। आ से हो गया अम्ल, ठीक है, और ना से हो गया नीला, और ला से हो गया लाल, ठीक है सर। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं सर, लाल, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं बेटा, लाल करते हैं। तो इन्होंने कैसे किया कि जैसे ही इसके अंदर लिटमस पेपर डाला, किसके अंतर्गत लिटमस पेपर डाला, जो यानी कि जो डिस्क है, डिस्क के अंतर्गत क्या लिया गया था सर, न्यूक्लिन जो लिया गया था। इस न्यूक्लिन के अंतर्गत जैसे ही इन्होंने लिटमस पेपर डाला, तो लिटमस पेपर डालने के पश्चात तुरंत क्या करते हैं, यानी कि जैसे ही जो है क्या, जैसे ही इन्होंने नीला लिटमस पेपर डाला तो नीले लिटमस पेपर को तुरंत अम्ल क्या कर देते हैं बेटा, नीला। यानी कि जैसे ही इसके अंदर नीला लिटमस पेपर डाला तो ये तुरंत कैसा हो गया भैया, लाल। कैसा हो गया, लाल। तो वैज्ञानिक थोड़ा सा क्या अचंभे में रह जाता है, सोच में पड़ जाता है कि इसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स जो लिया गया है, यानी कि जो केंद्रक के अंदर से जो एलिमेंट्स निकाला गया है वो क्या होता है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है वो कैसी है सर, अम्लीय। कैसी है सर, अम्लीय होती है। यानी कि जो इसके अंदर से, यानी कि जो अम्ल, इसके जो हमारा न्यूक्लिन है, जो एलिमेंट्स हमने जो केंद्रक के अंदर से जो निकाला है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है सर, अम्लीय। तो इन्होंने एक चीज दिया था यहाँ से, तो इस जो न्यूक्लिन नाम का जो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा दिया गया था, तो इन्होंने इसके अंदर कुछ जोड़ा क्या, तो इन्होंने इस पदार्थ का नाम बदल करके क्या रख दिया सर, न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। क्या रख दिया था सर, न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। तो क्लियर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, कैसे कि यानी कि जो हमारा न्यूक्लिन जो है, न्यूक्लिन ओनली जो न्यूक्लिन जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था सर, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा दिया गया। और जो क्या बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था सर, किसके द्वारा दिया गया था, अल्टमान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था सर, अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्लियर है सर यहाँ तक। उसी प्रकार से देखो, मैं आपके लिए जैसे ये अम्ल वाली बात की थी, उसी तरीका से एक कंसेप्ट और बता देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि मैं बात करूं मैं क्षार की, तो क्षारों को याद करने के लिए ना एक वर्ड आता है सर, छलनी। क्या आता है सर, छलनी आता है। तो छा से इसको अलग करो बेटा, छा, और ये हो गया ला, और ये हो गया बेटा नी। ठीक है, याद रखना, छा से हो गया बेटा क्षार, और ला से हो गया बेटा लाल, और ना से हो गया बेटा नीला। यानी कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटा, नीला लिटमस पत्र, नीला कर देते हैं। तो इन्होंने इस बेटा जो हमारी कौन से साइंटिस्ट थे, अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसके अंतर्गत पहले तो क्या डाला सर, यानी कि नीला लिटमस पेपर डाला, तो वो तुरंत कैसा हो गया था बेटा, लाल लिटमस पेपर हो गया था। और जैसे ही इसके अंतर्गत क्या किया भैया, ये लिटमस पेपर डाला, यानी कि जो हमारा लाल लिटमस पेपर था इसके अंतर्गत डाला, तो उस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है भैया। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रकृति है वो कैसी होती है बेटा, अम्लीय। कैसी होती है बेटा, अम्लीय। यानी कि जो मैंने एलिमेंट्स इसके अंतर्गत से भरा गया था, जो लिया गया था, उस पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बेटा, अम्लीय। तो तुरंत इसकी जो कलर है, जो हमारा नीला लिटमस जो पत्र है, वो तुरंत कैसा हो जाता है बेटा, लाल हो जाता है। तभी मैंने आपके लिए यहाँ से बताया कि जो हमारा जो न्यूक्लिन जो पदार्थ होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है सर,
अम्लीय होती है, तो यहाँ से अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिन एसिड नाम दिया। क्या दिया था बेटा? न्यूक्लिन एसिड नाम दिया। तो उसके पश्चात हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है बेटा कौशिल। कौशिल नामक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लिक जो एसिड है, इन्होंने क्या किया, इस न्यूक्लिक एसिड की, यानी कि किसकी बेटा? न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की क्या की थी? न्यूक्लिक एसिड के घटकों का पता लगाया कि यानी कि जो न्यूक्लिक जो एसिड है इसका निर्माण जो हो रहा है वो किस किस से हो रहा है। तो इनका मतलब यहाँ से एक क्या देते हैं, यहाँ से एक टर्म निकाल करके देते हैं, कंसेप्ट निकाल के देते हैं कौशल नामक साइंटिस्ट, कि जो कोशिका के अंतर्गत जो पाया जाने वाला जो केंद्रक है, केंद्रक के अंतर्गत से जो एलिमेंट निकाला गया है, इस एलिमेंट के अंतर्गत तो क्या होता है बेटा? फॉस्फोरस तो प्रेजेंट होता है, यानी कि हाँ फॉस्फोरस तो प्रेजेंट होता है लेकिन सल्फर प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि कौशल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया जो केंद्रक के अंदर से जो पदार्थ निकाला गया है उस पदार्थ के अंतर्गत फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है और सल्फर नहीं रहता। तो ठीक है बेटा, तो यहां तक इस प्रकार से हमारी डीएनए की क्या होती है बेटा? डिस्कवरी होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो श्रेय दिया जाता है डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है सर फ्रेडरिक मिशर को। किसको दिया जाता है सर? फ्रेडरिक मिशर को डीएनए की डिस्कवरी का स्रोत माना जाता है। इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इस कार्य के लिए इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया। तो इस तरीके से बेटा डीएनए की क्या होती है बेटा? खोज होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? खोज। तो आप अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए यानी कि जो डीएनए की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी सर? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बेटा? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा क्या गई थी बेटा? डीएनए की खोज की गई थी और इन्होंने क्या दिया था बेटा? न्यूक्लिन नाम दिया गया था। तो यहां तक क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है ना सर, क्या बेटा? डीएनए होता है सर द्विकुंडलित। डीएनए द्विकुंडलित होता है भैया, द्विकुंडलित होता है। डीएनए कैसा होता है भैया? द्विकुंडलित होता है। ठीक है भैया। और जो आरएनए है, क्या बेटा? आरएनए है वो कैसा होता है बेटा? एक कुंडलित। कैसा होता है सर? एक कुंडलित होता है। तो याद रखोगे कि मैंने जो अभी आपके लिए बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए एक मैंने आपके लिए ये बताई कि कोशिका होती है, कोशिका के अंतर्गत क्या पाया जाता है बेटा? केंद्रक पाया जाता है। और इस केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है बेटा? क्या पाया जाता है भैया? डीएनए। क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको सभी को याद हो गई कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो जो न्यूक्लिक होता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए। और डीएनए अभी आप तो यहां तक सिर्फ इतना ध्यान रखो कि केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए। क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए पाया जाता है। वैसे अपन बोल सकते हैं कि केंद्रक के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं बेटा? गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं बेटा? गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि जो गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है बेटा? डीएनए का पैकिंग रूप। डीएनए का पैकिंग रूप क्या होता है बेटा? गुणसूत्र। क्या होता है सर? गुणसूत्र होता है। अगर हम डीएनए को क्या कर दें? पैकिंग कर दें। डीएनए की हम क्या कर दें सर? पैकिंग कर दें। तो डीएनए की पैकिंग करने के बावजूद अगर कहाँ पे इसको कहाँ रख दिया जाए बेटा? केंद्रक में रख दिया जाए। यानी कि केंद्रक में पाया जाता है कौन बेटा? आपका डीएनए। यानी कि जो केंद्रक के अंतर्गत जो डीएनए पाया जा रहा है वो किस रूप में पाया जाता है बेटा? गुणसूत्र रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? गुणसूत्र रूप में पाया जाता है। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि मनुष्य में, किसमें बेटा? मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना भैया, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा? 46। यानी कि एक जो हमारा होमोसेपियंस का मानव का जो केंद्रक होता है उसके अंतर्गत 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं सर? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा जो गुणसूत्र हैं वो क्या होता है बेटा? डीएनए का पैकिंग मॉडल। मैं आपके लिए जैसे ही मैं आपके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपके लिए क्या
पढ़ाऊंगा डीएनए की पैकिंग। और डीएनए की पैकिंग ही क्या कहलाती है बेटा? गुणसूत्र। क्या कहलाती है बेटा? गुणसूत्र कहलाती है। आप इतना ध्यान रखो कि केंद्रक के अंतर्गत जो संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? गुणसूत्र। और गुणसूत्र क्या होता है बेटा? पैकिंग मॉडल होता है। किसका पैकिंग मॉडल होता है बेटा? डीएनए का। ठीक है, एक चीज और बताता हूं जो डीएनए होता है ना, डीएनए की जो उपस्थिति है, डीएनए की जो उपस्थिति है वह किस में पाई जाती है बेटा? केंद्रक में। किस में पाई जाती है बेटा? केंद्रक में। केंद्रक के अलावा यह है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है बेटा? साइटो ऑर्गन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाएगी इसकी उपस्थिति। किसमें बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी किसकी उपस्थिति पाई जाती है बेटा? केंद्रक की उपस्थिति, यानी कि डीएनए की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी उपस्थिति पाई जाती है बेटा? डीएनए की। तो ये ध्यान रखना कि यानी कि जो हमारा डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा किसमें भी पाया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी पाया जाता है भैया। उसके बाद में हम ध्यान देंगे डीएनए जो है ना भैया, जो डीएनए है वो मैंने आपके लिए ऊपर में बता चुका हूं। दो कुंडलित मॉडल होता है। डीएनए कैसा मॉडल होता है भैया? डीएनए द्विकुंडलित मॉडल होता है। और जो आरएनए है वो कैसा होता है बेटा? एक कुंडलित मॉडल होता है। कैसा होता है भैया? एक कुंडलित मॉडल होता है। लेकिन समझोगे कि डीएनए जो है द्विकुंडलित, कुछ ज्यादातर जीवों के अंतर्गत तो द्विकुंडलित पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए है ज्यादातर जीवों के अंतर्गत तो कैसा पाया जाता है बेटा? द्विकुंडलित पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके अंतर्गत डीएनए द्विकुंडलित ना पा करके कैसा पाता है बेटा? एक कुंडलित पाता है, जो कि कई बार एग्जामों के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। एक है बेटा फाई 174 जो जीवाणु है, जीवाणु भोजी, फाई 174 जीवाणु जो भोजी होता है उसके अंतर्गत जो पाया जाने वाला जो डीएनए है वो कैसा होता है बेटा? एक कुंडलित होता है। कैसा होता है भैया? एक कुंडलित होता है। और भैया यानी कि जीवाणु भोजी M13 के अंतर्गत भी जो डीएनए पाया जाता है भैया वह एक कुंडलित पाया जाता है, याद रखना। और जो हमारा आरएनए होता है ना भैया वो कैसा होता है बेटा? एक कुंडलित इस तरीके से। और जो डीएनए होता है वो होता है बेटा द्विकुंडलित। ठीक है, तो याद रखना कुछ जो डीएनए है भैया वो कैसा होता है भैया? ज्यादातर द्विकुंडलित होता है। किस किस में एक कुंडलित पाया जाता है बेटा? फाई 174 जीवाणु भोजी में। और M13 जीवाणु भोजी के अंतर्गत जो डीएनए है वो एक कुंडलित पाया जाता है, याद रखना। एक चीज और बताता हूं मैं आपके लिए कि जो डीएनए है ना, प्रत्येक व्यक्ति में 90% डीएनए, 90% प्रत्येक व्यक्ति में क्या करो? प्रत्येक व्यक्ति का शरीर जो है वो कैसा होता है बेटा? 90% क्या रहता है बेटा? समान रहता है। कैसा रहता है बेटा? समान रहता है। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए है वो 90% कैसा रहता है बेटा? समान। और केवल और 10% कैसा रहता है भैया? अलग अलग। 10% कैसा रहता है? अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं बात करूं मनुष्यों के अंतर्गत जो डीएनए पाया जाएगा वो 90% कैसा पाया जाएगा बेटा? समान पाया जाएगा। ठीक है, और जो 10% है वो कैसा पाया जाता है बेटा? अलग अलग पाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो फेस होता है, प्रत्येक व्यक्ति की जो शक्ल होती है वो कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? उसको 10% के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 10% के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखना प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर के अंतर्गत जो डीएनए पाया जा रहा है वो 90% कैसा रहता है भैया? समान रहता है। 90% समान रहता है और केवल 10% कैसा रहता है भैया? अलग अलग। क्लियर है? उसके बाद में देखेंगे भैया, उसके बाद में देखेंगे जो डीएनए होता है भैया, डीएनए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को
जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्या करता है सर, छूता है, छूता है, छूता है मतलब टच करता है, तब 0.2% भाग, 2% भाग किसका बेटा, डीएनए का उस वस्तु पर क्या हो जाता है भैया, स्थानांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर है। तो मैं आपके लिए जो बता रहा हूं, जैसे कि सपोज दैट ये मेरे पास क्या लगा हुआ है, मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है, मार्कर लगा हुआ है। जैसे ही इस मार्कर को मैंने क्या किया, छुआ, तो मेरा डीएनए है, मेरा डीएनए का इस वस्तु के ऊपर कितना पार्ट क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर हो गया, 0.2% भाग इस वस्तु के ऊपर क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर हो गया। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, जैसे पुलिस होती है तो पुलिस क्या करती है, जैसे कि कोई मर्डर कर देता है किसी पिस्तौल के द्वारा या फिर चाकू के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, उस पिस्तौल को या फिर जो चाकू को क्या करते हैं बेटा, कपड़े लेकर के या फिर रूमाल लेकर के क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। उठाने के पश्चात उसको क्या करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया, डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए टेस्ट के द्वारा उस व्यक्ति का पता लगाया जाता है जिस व्यक्ति ने क्या किया है बेटा, मर्डर किया है। तो ठीक है बेटा, याद रखना, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को छूता है तब डीएनए का 0.2% भाग उस निर्जीव वस्तु पर क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसफर हो जाता है।